सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रे डॉग्स पर एक रूलिंग की तो इतना आउटरीच हो गया हमारी कॉलोनी में, और लोग एकदम वो सब, जो जायज़ भी है भाई, वो लोग मतलब जो पशु हैं कब से रह रहे हैं, एक हेट कैंपेन ही है नो। तो उसके लिए हम लोग इतना भड़क उठे यहाँ पर हमारी कॉलोनी में। मैं तो आंकड़े जानना चाहता हूँ राहुल जी से कि कितने लोगों को, हमारी जो माननीय मुख्यमंत्री जी साहिबा हैं, कितने लोगों को उन्होंने बेघर किया है और किस वजह से बेघर किया है, उसके बारे में मैं तो उनसे, क्योंकि ये जानकार हैं, ये ग्राउंड पर काम करते हैं, इसलिए मैंने उनको आज निमंत्रण दिया बुलाने के लिए। इनका रेज्यूमे तो बहुत इम्प्रेसिव है। इनके दादा बहुत बड़े गांधीवादी थे और गांधी जी कई बार इनके वहाँ पर इनके आश्रम में आकर रहते थे। सही है राहुल जी, मैं कुछ गलत बोल तो बता दीजिए। इन्होंने NSCUI से अपना करियर शुरू किया, फिर वहाँ से इनके पिताजी जो ब्यूरोक्रेट थे उन्होंने कहा इनको झाड़ लगाई वहाँ कि आप कॉर्पोरेट में काम कीजिए। फिर जो भारत की बड़ी मशहूर बियर है करोना बियर, वो इन्होंने शुरू की। फिर 2012 से ये पूरी सशक्ता के साथ ये पब्लिक लाइफ में है, और राहुल गांधी जी की टीम में इन्होंने कई कांग्रेस के अंदर संस्थाएं हैं उनकी पूरी स्ट्रक्चरिंग की है, जैसे इंडियन यूथ कांग्रेस, राजीव गांधी पंचायती राज संगठन, जवाहरलाल नेहरू लीडरशिप, और एक इन्होंने डिजिटल मेंबरशिप में बहुत काम किया और एक शक्ति इनिशिएटिव भी लॉन्च किया। आजकल झुग्गी झोंपड़ी में तो काम कर ही रहे हैं, पर आदिवासी कांग्रेस वर्कर्स ट्रेनिंग पे बहुत काम कर रहे हैं, और जी स्लम्स अनऑथराइज काम में कर रहे हैं। और इन्हीं के आग्रह पर राहुल जी वजीरपुर स्लम में गए, जहाँ पर जब राहुल जी ने कदम रखा, तो अब ये ज़्यादा बताएंगे, पर जो मेरी समझ है वो ये है कि राहुल जी की प्रेजेंस से ही रेखा गुप्ता जी ने अपनी डेमोलिशन बंद कर दी। तो ये बात आज 12-13 लोग ही हैं हम, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात सुनकर हम 12-1300 लोगों तक तो ये बात पहुँचाए, ये बहुत ज़रूरी है। और ये बूथ मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैं और बहुत कुछ है जो मैं कहता रहूँगा, पर अब मैं अपनी ज़बान बंद करूँगा और इनका हम स्वागत करते हैं तालियों से। मैं बंगाल से आता हूँ, मेरा पैदाइश बंगाल में हुआ है, इसलिए मैं इसको दोबारा बोलना चाहता हूँ कि आज देश में बंगाल को बांग्लादेश से हमेशा कंफ्यूज करके देखा जाता है, और इसके साथ झुग्गी झोपड़ी और स्लाम बस्ती की भी एक बहुत बड़ा संबंध है, क्योंकि जितने भी लोगों को अभी तक बांग्लादेशी बोल के पकड़ा गया है वो सारे लोग झुग्गी झोपड़ी और बस्ती में ही रहने वाले हैं। ये बहुत बड़ा एक दुख की विषय है कि जो हम लोग झुग्गी झोपड़ी को समाज के एक बोझ समझ के चलते हैं। एक अमूमन लोगों के दिमाग में ये रहता है कि झुग्गी झोपड़ी बस्ती में जो लोग रहते हैं वो हमारे समाज में गंदगी फैलाते हैं, वो कोई काम के नहीं हैं, और ये जब तक हमारे शहर से नहीं हटेंगे हमारे शहर एक अच्छा और सुंदर शहर नहीं बनेगा। मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट रहा हूँ हमेशा, खास करके डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स और एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। सबसे पहले तो हमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि भारत एक गणतंत्र है। इसमें शहर क्यों पैदा हुआ और शहरों में बस्ती क्यों बिठाया गया, जब तक हम इसको नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि भारत हमेशा एक ग्रामीण सभ्यता रहा है। जैसे जैसे भारत में कैपिटलिज्म, जिसको पूंजीवाद कहते हैं, उसकी जैसे जैसे प्रभाव बढ़ा, और वो बहुत हद तक ज़रूरी भी था, क्योंकि हमारे देश जब स्वतंत्र हुए थे इस देश में एक सुई भी नहीं बनती थी। उसके लिए बहुत सारे कारखाने बनाने पड़े तो उसके लिए श्रमिक की ज़रूरत पड़ी। शहरों में उस टाइम इतने जनसंख्या नहीं थी, वहाँ पे मात्र कुछ बड़े शहरी भारत में थे जिसमें ज़्यादातर बाबू, जिसे भद्रो लोग कहते हैं ना, बंगाली बाबू बोलते हैं क्लार्क को, क्लैरिकल एंड ऑफिसर्स जो है वो रहते थे, या ज़मींदार, ये जो छोटे व्यापारी है वो लोग रहते थे। तो वहाँ पे काम करने के लिए अलग अलग जगह से लोग आए, और हमारे देश में जो ग्रामीण सभ्यता थी, जो कॉटेज इंडस्ट्री था, उसमें हमारे यहाँ पे सब कुछ बनता था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने उसको क्या किया, उस प्रोसेस को फास्ट किया। जैसे हमारे देश में दुनिया के सबसे अच्छे कपड़े बनते थे,
लेकिन वो तांत से, हैंडलूम में बनते थे। जब अहमदाबाद में बहुत सारे हैंडलूम कारखाने बने तो जो लोग ऑलरेडी तांत के बेसिक प्रिंसिपल जानते हैं उन लोगों को बुलाया गया। तो बंगाल, बिहार के एक बहुत बड़े तबके के लोग अहमदाबाद में शिफ्ट हुए। जैसे पॉटरी का काम यहाँ पे खुर्जा और यूपी के एक बहुत हिस्से के, बड़े हिस्से के लोग जानते हैं। जब आपका पॉटरी इंडस्ट्री लगा वहाँ से लोग आए। वैसे ही सीमेंट और बाकी चीज़ों में अलग अलग, खास करके जब टी गार्डन का बात आई तब उड़ीसा और झारखंड से लेबर वहाँ पे गए। तो ये जो बस्तियाँ बनी हैं इसमें जो रहने वाले लोग हैं वो अपने मन मुताबिक वहाँ पे नहीं गए। बहुत हद तक इन लोगों को ला के वहाँ पे बिठाया गया। और आप लोग देखेंगे जिस शहर जितना ज़्यादा इंडस्ट्रियलिस्ट रास्ते में आगे बढ़ा, उस शहर में उतना ज़्यादा बस्तियाँ भी बढ़ी और वो इंडस्ट्री के आसपास बना। तो पहली बात तो कि इनको जो बिठाने वाले लोग थे वो अपने स्वार्थ की वजह से इनको देश के अलग अलग जगह से लाके बिठाया था, क्योंकि इनका श्रम सस्ता था और एक नए जगह में आके इनके अपने अंदर यूनाइट होने का शक्ति नहीं थी। इसलिए हमेशा बड़े बड़े जो पूंजीपति लोग हैं वो लोकल लेबर से ज़्यादा माइग्रेटेड लेबर के ऊपर ज़्यादा भरोसा करें, ताकि डिपेंडेंस को एक तक के ऊपर ना रहे। और इन लोगों को ज़्यादा जगह नहीं देनी थी, ज़्यादा सुविधा नहीं देनी थी, इसलिए इन लोगों को बहुत छोटे जगह में रखा गया। एक आंकड़ा मैं आपको देता हूं, दिल्ली में 675 झुग्गी झोपड़ियाँ ऑथर मतलब जो सरकारी खाते में, प्लस बाद में और एक एडिशनल लिस्ट निकला जिसमें 82 और जोड़ा गया है, 82, 675 एंड 82। और दिल्ली में 1757 अनऑथराइज्ड कॉलोनी। ये जो पूरे लोग हैं दिल्ली के 5% से कम जगह में रहते हैं, जिसमें ये जो 675 प्लस 82, ये लोग दिल्ली के 0.5%, आधे प्रतिशत से भी कम जगह में रहते हैं। और इसके एगेंस्ट में अगर हम देखेंगे, जो हमारे यहाँ पे अमीर लोग हैं उनके जो पार्किंग स्पेस है, उनके बाहर जो गार्डन के लिए वो जगह जो घेर के रखते हैं वो कितना है, वो 2% है। मतलब दिल्ली के पार्किंग के लिए जितना जगह जाता है या घर के बाहर थोड़ा सा वो ब्यूटिफिकेशन के लिए जितना जगह जाता है, वो दिल्ली के 675 प्लस 82 टोटल झुग्गी झोपड़ी के 4 गुना है। लेकिन उनके लिए आज तक किसी ने नहीं बात की। लोग झुग्गी झोपड़ी की बात करते हैं, उसका भी एक कारण है। झुग्गी झोपड़ी जहां जहां बना है वहां झुग्गी झोपड़ी के लोगों के वजह से और उस आसपास फैक्ट्री और कुछ बड़े काम के वजह से उन जगह का बहुत जल्दी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई है। जैसे कालका जी के झुग्गियों ने, वहाँ के लोकल लोगों ने आसपास श्रम देके पूरे ओखला एरिया को आबाद किया। तो ओखला में जितने भी ऑफिसर या जितने भी मालिक हैं उन लोगों ने सीआर पार्क, जीके, इन सब जगह में अपने मकान बना लिया ताकि आसपास रह पाए। अब क्या है, इससे पूरे चलते जीके 1, जीके 2, सीआर पार्क का जैसे ही जमीन का भाव बढ़ा वैसे कालका जी के जमीन का भी भाव बढ़ा। लेकिन अब उनके आंखों में बहुत बड़ा किरकिरी होने लगी, क्योंकि इन लोगों ने कालका जी में कुछ जगह घेर के रखा हुआ है, जबकि वो बहुत छोटा जगह है, लेकिन इस जगह का बहुत अहमियत है पैसे के मामले में। तो अब जब हर चीज में सरकार और कुछ पार्टियों की और कुछ दलालों की नजर पड़ रहा है, तो इनको लगा कि झुग्गी झोपड़ी सबसे ऐसा इलाका है जिनके ऊपर अगर हम आक्रमण करेंगे तो समाज में इसका कोई प्रभाव नहीं बचेगा, क्योंकि समाज आज के डेट में झुग्गी झोपड़ी के बोझ समझता है। इसलिए इन्होंने झुग्गी झोपड़ी तोड़ने का एक प्लान बनाया और उसका नाम दिया है कि रिहैबिलिटेशन पॉलिसी। पहले वो था इन सिटू रिहैबिलिटेशन पॉलिसी, जहां पे जो रहेगा वहां पे उनको मकान दिया जाएगा, जो शीला दीक्षित जी के गवर्नमेंट में 2015 में बना था। ड्यूसिप बना था, दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड। उन सारे लोगों का
नियमों को हटा के नई सरकार ने दो काम करी। एक काम करा उन्होंने कि इन सीटों के जगह इन लोगों को रिहेबिलिटेशन देंगे। दूसरा, पूरे एशिया का सबसे बड़ा बस्ती और सबसे महंगी ज़मीन है धारावी की, जो एकदम हार्ट ऑफ द सिटी है, वहाँ पे भी यही है। इन लोगों ने पूरे शहर को आबाद किया। अब वो लोगों के आंखों में खटक रहा है। उससे इन लोगों को हटा के 54 किलोमीटर दूर जहाँ पे लैंडफिल है, वहाँ पे ये पूरे लोगों को 4 लाख से ऊपर है वहाँ पे शायद आबादी की, उससे भी ज़्यादा है, लोग कहते हैं 20 लाख तक हो सकता है। इन लोगों को वहाँ पे शिफ्ट करने का ये लोग प्लान कर रहे हैं, जहाँ पे रहने के एक जनरेशन में सारे लोग कैंसर से ही मर जाएंगे, क्योंकि इतने पॉल्यूटेड वहाँ के ग्राउंड वाटर वगैरह है। 54 किलोमीटर, और इसका डेवलपमेंट किसको दिया जा रहा है? अदानी साहब को। और इस पूरे चीज़ को बोला जा रहा है कि धारावी मॉडल। तो माननीय मुख्यमंत्री जी रेखा गुप्ता जी ने ऐलान किया है कि ड्यूसिप का 9 लोगों का एक कमेटी बनाया जाए, जो दिल्ली के झुग्गी वाले को उठा के कहाँ पे फेंका जाएगा, बेसिकली रिहैबिलिटेशन के नाम पे, वो तय करेंगे और वो मुख्यमंत्री को उसका रिपोर्ट देंगे। इसका मेन क्या मकसद है इसके पीछे? इसका मेन मकसद पीछे 2 है। एक है झुग्गी झोपड़ी से हमेशा सरकारी जो अभी पार्टी है उनको वोटें ना की बराबर मिलती है। इसलिए पहली बात तो है कि इनको सबक सिखाना कि यहाँ से हटा देंगे तो क्या करोगे। दूसरा है इनके ज़मीन झड़पना। आकाश जी आए हैं, बहुत लड़ते हैं। कालका जी में भूमिहीन कैंप, मैं आपको बता रहा हूँ, 3000 झुग्गी को तोड़ा गया, मात्र 1200 को वहाँ पे मकान मिला। बाकी 1800 में कुछ लोगों का तो इन्होंने सर्वे ही नहीं की, बाकी लोगों का सर्वे करके बोला आपके पास कागज़ पूरे नहीं हैं। और अगले दिन सुबह सुनवाई थी कोर्ट में। उस दिन रात को 3 बजे जेसीबी भेज के विदाउट इंफॉर्मेशन लोगों का मकान तोड़ा गया। अब वो जगह पूरा खाली है। और आपको और भी एक चीज मैं बताना चाह रहा हूं, यहां पे झुग्गी तोड़ के ये लोग चुपचाप नहीं रह रहे। इन लोगों को पूरे देश से ही मिटाना है इनका मकसद जो है। जितने लोग जिनको मकान नहीं मिले, 1800 परिवार, उसमें से ज़्यादातर परिवार का फॉर्म 14 का नोटिस आ चुका है। फॉर्म 14 का नोटिस क्या होता है? वोटर लिस्ट में नाम कटवाना होता है फॉर्म नंबर 7 से, ऑब्जेक्शंस होते हैं। और उसका जो नोटिस होता है उसको कहते हैं फॉर्म नोटिस अंडर रूल 14। बीएलओ ने इन सारे लोगों को नोटिस भेजा है फॉर्म 14 के तहत कि आपका तो झुग्गी टूट गया है, आपका नाम वोटर लिस्ट से क्यों ना निकाल दिया जाए। जबकि कानून क्या कहता है? कानून कहता है कोई व्यक्ति का मकान होना उनके वोटर होने का कोई प्री रिक्विजिट नहीं है। अगर कोई व्यक्ति कोई जगह में रात को 3 दिन से ज़्यादा रहना पाए गए तो उनको उसी जगह का वोटर मान लिया जाएगा। हाँ, 3 डेज। उसमें से कम 3 दिन बीएलओ को जाकर रात को वहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि वो वहाँ पे रहते हैं कि नहीं। वो कोई भी प्रक्रिया नहीं हुई, सारे लोगों को नोटिस आ गया। फिर हम लोग उसको लेके, आकाश जी भी थे उसमें, उनको लेके थोड़ा हल्ला गोल करा, थोड़ा मीडिया के पास गए, कुछ लोग कोर्ट में गए, तो वो लोग अभी रुका हुआ है। तो इनका मकसद देखिए क्या है। पहले मकान ज़मीन छीनेंगे, उसके बाद आपको देश के वोटर लिस्ट से नाम अलग कर देंगे। पहले आपको रोहिंग्या बताएंगे, बाद में आपको बांग्लादेशी बताएंगे, उसके बाद आपको और भी कुछ बता के देश से अलग कर देंगे। इनको चाहिए वही लोग जो मनुवाद में इनको सूट करता है। मनुस्मृति क्या कहता है, जो तुलसीदास जी के रामचरितमानस में हमने देखा हो, ढोल चमार शूद्र पशुनारी पांचों तारन की अधिकारी। इसमें ढोल को छोड़ दीजिए, वो तो इंस्ट्रूमेंट है। चमार मतलब एससी दलित, शूद्र मतलब आदिवासी,
पशु को भी छोड़ दीजिए, नारी है मतलब वुमेन, इन लोगों का समाज में कोई भी गवर्नेंस में कोई भी बात नहीं। हमारे साथ नेहरू जी के ऊपर एक्सपर्ट है आदित्य जी बैठे हुए हैं, तो मतलब मेरे से बेहतर ये जानते हैं कि भारत का जो शुरुआती दौर था नेहरू का क्या इसमें था। तो वो जो नेहरू का सोच था और जो भारत के संविधान के सोच है, इनको तोड़ के मनुस्मृति के तरफ हमारी यात्रा शुरू कराने की हर जगह कोशिशें हो रही। SIR भी उसके ही एक पहलू है, NRC भी उसका ही एक पहलू है। तो अगर कोई सोचे कि एक संप्रदाय के लिए इनके सिर्फ दिल में नफरत है, ऐसा नहीं। ये नफरत नहीं है, ये संपत्ति को कब्जा करने के एक प्रयास है। आज तक जो भी सभ्यता बनी है वो संपत्ति के मालिकाना के लिए ही बनी है। उसको अलग अलग नाम दिया गया, कभी धर्म का नाम दिया गया, कभी जाति का नाम दिया गया, कभी वर्ण का नाम दिया गया, कभी संप्रदाय का नाम दिया गया। सतीदाह प्रथा जो था, जो राममोहन राय ने बंद किया था, वो भी समाज में महिलाओं का संपत्ति के ऊपर अधिकार रोकने के लिए ही बनाया गया था। हिंदू कोड बिल का भी RSS ने जब अंबेडकर जी और नेहरू का पुतला दहन करके प्रतिवाद किया था, वो भी यही था कि संपत्ति पुरुषों के हाथ से महिलाओं के हाथ पे ना जाए। तो पूरे राजनीति जो है, ये धर्म और ये सब इनके प्रक्रिया है। असलियत है संपत्ति के ऊपर कब्जा कायम रखना, और वो कब्जा कौन रखेगा? समाज के सिर्फ उच्च वर्ण रखेगा। हमारे दिमाग में ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से रखना चाहिए। हर देश में, दुनिया के हर देश में वर्ण प्रथा है, लेकिन इंडियन कास्ट सिस्टम पूरे दुनिया में कहीं पे भी नहीं है जो परंपरागत है। बाकी जगह में भी है, वहाँ पे भी एक एलिट क्लास है, एक प्रोलेटारियत है या श्रमिक क्लास है, लेकिन हमारे देश में इसको धर्म का नाम से बनाया जाता है। बाकी कोई भी देश में धर्म का नाम आपके वर्ण से जुड़ा नहीं जाता है। सिर्फ यही एक देश है जहां पे बोला जाता है कि ब्राह्मण मतलब ईश्वर के अधिकृत वो वर्ण जो पूरे समाज को सिखाएगा क्या सही है क्या गलत है। क्षत्रिय मतलब वो वर्ण जो राज करेगा। जो शूद्र है वो हमेशा लोगों का सेवा करेगा। इसको धर्म के साथ जोड़ा गया। और धर्म क्यों आगे बढ़ाया गया? धर्म को आगे बढ़ाया संपत्ति रक्षा के लिए। राहुल संकृत्यायन करके एक बहुत बड़े फिलोसोफर थे जिनका नाम पे मेरा नाम है। उन्होंने 2 किताबें लिखी थी कहानी की, वोल्गा टू गैंजेस। तो उसमें 20 कहानियों में उन्होंने पूरे मानव जाति का जो सभ्यता या आर्यभट्ट तक आया है उनके बारे में उन्होंने बताया। वहाँ पे उन्होंने दिखाया कि समाज के ये जो एसेट के ऊपर अधिकार, इसको कायम रखने के लिए कैसे फ्यूडलिस्टिक सिस्टम बना है और फ्यूडलिक सिस्टम ने कैसे ये वर्णाश्रम को एकदम लोगों के दिमाग में धर्म के साथ जोड़ के रख दिया है। क्यों मंदिर बने? इतने मठ क्यों बने? इसलिए बने, राजाओं में आपस में हमेशा टकरार होती थी। तो राजाओं के संपत्ति धन संपदा सेफली रखने के लिए और कोई जगह नहीं था, क्योंकि राजा एक दूसरे से लड़ रहे हैं। अगर कोई कोषागार में रखेंगे तो लूट के लेके जाएंगे, लेकिन ना कोई धर्म के नाम पे रखेंगे ना, वो उसको ये राजा भी मानता है वो राजा भी मानता है, तो उसके नीचे रखेंगे तो उसको कोई नहीं छुएगा। इसलिए जगह जगह में अलग अलग धर्म के अलग अलग मंदिर बनाए गए, भारत में अलग अलग मठ बनाए गए। और भारत के मठ में जितने संपत्ति है, पूरे भारत के गणतंत्र के कोषागार में भी उतना संपत्ति नहीं है। इसका कारण ये है। और ये झुग्गी झोपड़ी के साथ कैसे जुड़ा हुआ है? क्योंकि हमेशा आप देखेंगे झुग्गियों में कौन रहता है। मैं तो सर्वे करके आया हूं, 90-95% वहां पे समाज के कमजोर वर्ग रहते हैं। बहुत कम ऐसे हैं जो उच्च वर्ण से आते हैं। माइग्रेशन भी कैसे करते हैं? आप अगर कोई गांव से आते हैं यहाँ पे या कोई प्रदेश से आते देखेंगे
मेरे सर्वे के मुताबिक ऑलमोस्ट 83% लोग जो दलित, मुस्लिम या पिछड़े वर्ग के हैं, वो लोग माइग्रेशन में सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। बहुत कम ब्राह्मण को देखेंगे आप जो माइग्रेट करके दिल्ली में आए। अगर आएंगे तो सरकारी नौकरी लेके या अच्छा कोई पद लेके आए। ऐसे बिना नौकरी के हाथ खोल के न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन में उतर गए, ऐसे उच्च वर्ण के लोग आपको बहुत 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 कम मिलेगा। तो पूरे व्यवस्था को जब तक हम भारत के समाज व्यवस्था से नहीं जोड़ के देखेंगे, तब तक हम लोगों को आंखें नहीं खुलेंगी। दूसरी बात, भारत में झुग्गी झोपड़ी के लोग भारत के 7% जीडीपी, जो जिसको कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसमें उनका योगदान है। क्योंकि 70% जो ग्रुप डी के वर्क है वो झुग्गी वाले लोग ही करते हैं। अगर किसी के घर में डोमेस्टिक हेल्प नहीं आए, वो अच्छे तरीके से अपने ऑफिस में जाके काम कर पाएंगे या पाएंगी क्या? अगर उनके घर में गाड़ी चलाने के लिए जो लोग आते हैं वो लोग आना बंद कर दे, तो वो लोग कर पाएंगे क्या? अगर हमारे हॉस्पिटल में जो लोग हमारे कूड़ा कबाड़ा साफ करते हैं या जो पब्लिक टॉयलेट साफ करते हैं, अगर वो साफ होना बंद हो जाए, हमारे पार्क का ग्रास कटिंग बंद हो जाए, तो ये कोई रहने लायक जगह रहेगा क्या? तो भारत में जो शहरी विकास है उसमें झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों का ही सबसे ज़्यादा हमेशा कंट्रीब्यूशन रहा है। तो ये समाज के बोझ नहीं है, क्योंकि मैं तो बोलूँगा ये नीलकंठ की तरह है। अगर आप कोई भी झुग्गी झोपड़ी में जाएंगे तो इनके जो हालत है आप देख के आप लोगों को आंसू आ जाएगा। साढ़े 12 गज मतलब 100 स्क्वायर फीट से भी कम जगह में 10-10 लोग रह रहे हैं। 10-10 लोग। टॉयलेट के लिए इनको जाना पड़ता है आधा किलोमीटर दूर पब्लिक टॉयलेट में, क्योंकि झुग्गी में कहीं पे भी अपने लिए पर्सनल टॉयलेट नहीं होता। खाना बनाने का थोड़ा सा जगह होता है, कोई पर्सनल लाइफ करके कुछ नहीं होता है। बच्चे कैसे पढ़ते हैं मुझे तो सोच के, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे दारू का बहुत बड़ा लत रहता है, क्योंकि लोग परिश्रम करके आते हैं और ये छोड़ के नशा ऐसा एक चीज़ है जो लोग पास और कोई काम नहीं, नशा उनको जल्दी पकड़ता है। बच्चियाँ पढ़ नहीं पाती है, बच्चियाँ शाम को टॉयलेट में नहीं जा पाते हैं। रात को 9 बजे के बाद टॉयलेट को लॉक लगा दिया जाता है, सुबह 5 बजे खुलती है। 9 से 5 अगर किसी को कोई भी दिक्कत हो, पुरुष तो फिर भी कहीं भी चला जाए, महिलाएं नहीं जा पाती। और ज़्यादातर एक और आंकड़ा आपको दे दूं, झुग्गी झोपड़ी में ज़्यादातर महिलाएं काम करने निकलती है। ज़्यादातर पुरुषों पे घर में बैठते हैं, पूरे दिन ताश पीटते हैं और शाम को बेटी और बीवी को पीटते हैं और उनसे पैसा लेके दारू लेकर। इनके 15-15, 20-20 हज़ार लोगों के लिए एक भी एम्बुलेंस नहीं है, क्योंकि इतनी पतली गली है। इन लोगों को पहले 1-1.5 किलोमीटर कंधे पे या 2-3 लोग पकड़ के बाहर लेके जाओ, फिर वहाँ से कोई ऑटो आना नहीं चाहता, फिर ऑटो लेके जाओ, तब तक उनका हालत ही ख़राब हो जाए। शिक्षा नहीं है, स्कूल्स बहुत दूर दूर है, इनके स्वास्थ्य का कोई भी ठिकाना नहीं है। इतना मच्छर और मक्खी घूमते हैं, मतलब आपके सीवर का लाइन और बिल्कुल टॉयलेट और किचन एकदम पास में, वहाँ पे बैठ के इनको खाना बनाना पड़ता है। लोग गंदा करके रखते हैं, सफाई नहीं होती है, जबकि वोट के समय हर कोई पैर पकड़ता है। हर कोई तब उनको माँ बाप बनाते, क्योंकि बहुत लोग इकट्ठा रहते हैं वहाँ पे। 10-10 गज का लोग रहते हैं, 90 स्क्वायर फीट में लोग रहते हैं। इसलिए पॉलिटिशियन के लिए एक बहुत बड़ा वोटर बेस है। तब तो आ जाते, सुबह शाम आएंगे, पैसा देंगे, दारू देंगे, सब कुछ कर देंगे। बाद में 4.5-5 साल गायब रहते हैं। इनके वहाँ पे पीने का पानी की समस्या मैं आपको बता रहा हूँ, गोविंदपुर में पिछले 10 दिन से पीने का पानी नहीं है। हमारे घर में एक दिन अगर पीने का पानी ना है, हमारा क्या हालत होता है। 10 दिन हो गया पीने का पानी नहीं। हमारे यहाँ पे
हमारे उस्मान भाई साहब है, इनके वाइफ यहाँ से काउंसिलर लड़ी है मालवीय नगर से, उनको पूछिए क्या हालत है वहाँ पे, सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है, जबकि वो लोग भी टैक्स देते हैं, बड़े आदमी भी टैक्स देते हैं। इसमें भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है कि इनकम टैक्स के बलबूते पे ही देश चल रहा है। ये सबसे बड़ी गलतफहमियां हैं। 3% लोगों के पैसे से देश नहीं चल सकता। हमारे देश में जो पैदा होते हैं वो जन्म से पहले टैक्स देना शुरू करते हैं और मर के जब तक दफन ना हो जाए या जल ना जाए तब तक टैक्स देते हैं। आपके अल्ट्रासोनोग्राफी के ऊपर भी टैक्स है और आपके कफन के कपड़े के ऊपर भी टैक्स है, जीएसटी है। आप हर टाइम पे टैक्स देते हो, टैक्स देने के समय आप हो, लेकिन जब आप सुविधा मांगने जाते हो तब आपको कोई भी सुविधा नहीं है। आपको लोग क्या समझते हैं कि आप लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, आवाज नहीं उठा सकते हैं, इसलिए झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को लोग समझते हैं कि ये बहुत कमजोर तबका है, इनको तो कैसे भी खरीदा बेचा जा सकता है। पुराने दास प्रथा जैसे था, हमारे बाहर वाले लोग झुग्गी झोपड़ी के लोगों को दास जैसे समझते हैं कि इनको तो कोई कई हजार रुपए में खरीदा जा सकता है, कुछ दारू के बोतल दे के खरीदा जा सकता है, डरा के खरीदा जा सकता है। और अमूमन होता भी ऐसा है। क्यों होता है? ये होता है इन लोगों के मजबूरी के वजह से। हर झुग्गी झोपड़ी में कुछ प्रधान बन गए जो ज़्यादातर दलाल है। क्या है, झुग्गी झोपड़ी के लोगों में पढ़ाई लिखाई इतना नहीं है, वो अनजान रहते ज़्यादातर चीज़ और डरते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि बाहर से आए हैं, इनका अपना कोई सगा संबंधी नहीं है। पुलिस कभी भी इनको हैरेस करते हैं, तो उनको ऐसा एक व्यक्ति चाहिए जो व्यक्ति इनके बारे में जो सुख दुख है उसके बारे में बड़े किसी इंसान से बात कर सके। इनके लिए जेई भी एक बहुत बड़ा इंसान होता है, तो उनसे बात करने में भी इनको डर लगता है। तो वो बात करने लायक कोई किसी को ये लोग अपना प्रधान समझ लेते हैं। और वो प्रधान क्या करते हैं, ये 500 700 1000 लोगों का प्रधान बन के इनको व्यवसाय में लगा देते हैं। वो कहते हैं मेरे पास 500 वोट है, ये 2 लाख दे, वो 2 लाख दे, हर किसी से पैसे लेते हैं। प्रधान जो है झुग्गी का, वो किसी को बख्शता नहीं है, हर पार्टी से प्रधान पैसा लेता है और फिर अपने मन मुताबिक वोट कराता है और जो एमएलए बने उनके इर्द गिर्द घूमता है ताकि उनका कुछ भला हो जाए। तो झुग्गी में जाके काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं पिछले 1.5 साल से यही काम कर रहा हूँ। मैंने दिल्ली के 70 झुग्गियों में जाके एक बहुत बड़ा सर्वे करा था। उसमें हमें बहुत सारे चीज़ पता चली थी जो चीज़ अमूमन हम लोग सोचते नहीं, बिल्कुल उसका उल्टा सोचते। तो अभी जब डेमोलिशन ऑर्डर्स आने लगे तो हम लोगों ने जवाहर भवन में ऑलमोस्ट 130 लोगों का एक मीटिंग करी थी, जिसमें आकाश जी भी थे, उस्मान भाई भी थे और भी लोग, राजेश जी नहीं आ पाए थे, हाँ और भी लोग आए थे। तो उसमें हम लोगों का एक टीम बना था, फिर उन लोगों का ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स हुआ, फिर आरजी टीम से भी कुछ लोग आए थे, आरजी के पीए और उनका कम्युनिकेशन। तो हमने जब उनके सामने बात रखी कि ऑलरेडी तब तक 30 झुग्गियों में डेमोलिशन हो चुका था, 27,000 लोग बेघर हो गए थे और उस टाइम बारिश की समय थी और नोटिस में कहीं पे 4 दिन का, कहीं पे 5 दिन का था, कहीं पे बोला 1 रो तोड़ेंगे, वहाँ पे 5 रो तोड़ दिया, कहीं पे बोला 1 मंजिला तोड़ेंगे, वहाँ पे पूरे ऊपर से नीचे तोड़ दिया और लोगों को कहीं पे बैठने भी नहीं दे रहे थे। तो उनका हालत बहुत ख़राब था। तो फिर जब आरजी टीम से बात हुई, फिर वो राहुल गांधी को हम आरजी कहते हैं, तो उनके पास खबर गया तो वो तुरंत राजी हो गए और मुझे बताया गया कि आप तय करोगे कहाँ पे वो आएंगे। तो मैं तब तक 10 टोटल झुग्गी झोपड़ी में जाके एक अमूमन मोटा मोटा चीज़ देख के आया था। तो उसका रिपोर्ट देने के बाद हम सारे लोग सहमत हुए कि वजीरपुर सबसे अच्छा जगह रहेगा जहाँ पे वो आ सकते, क्योंकि हम लोग सिर्फ सरकार का नाकामी को दिखाना नहीं चाह रहे थे। हम चाह रहे थे कि क्या काम हुआ है और क्या काम होना चाहिए, उसमें क्या फ़र्क है। तो वहाँ पे जेलरवाला बाग करके एक जगह है वजीरपुर में, वहाँ पे हम आरजी को लेके गए थे, जहाँ पे क्या हुआ, जहाँ पे टोटल 1675 फ्लैट बने थे सरकार के, वो भी शीला दीक्षित जी के समय बना था। उसमें इन्होंने 1200 फ्लैट वहाँ के लोगों को दिया था, बाकी
अमूमन 375 लोगों को कोई फ्लैट नहीं मिला था, वो लोग आंदोलन कर रहे थे, उनके पानी बिजली सब काट दिया था। फिर ये लोग हाईकोर्ट में गए थे, हाईकोर्ट से उनको स्टे मिला। अब क्या हुआ, आज वहाँ पे जाने के बाद ये छोड़ के जालियांवाला बाग के पास ही रेलवे लाइन के दोनों तरफ इनको 200-250 मीटर का तोड़ने का आदेश था, इन्होंने 2 किलोमीटर तोड़ दिया। और मतलब बिना बताए 1 रो तोड़ना था, 6 फीट तोड़ना था, 25 फीट तक तोड़ दिया, मतलब 4-5 मकान टूट गया उसमें। तो राहुल गांधी जी ये सब देखे तो वहाँ पे काफ़ी लोगों ने अपने जो दुख बयां किया, उसके ऊपर काफ़ी चीज़ें वायरल हो गई। और वायरल हो गया तो फिर क्या हुआ, उसको लेके लोगों ने काफ़ी नाराज़गी जताई। और ये कहते हैं कि रेखा गुप्ता जी ने आनंद फानन में ये अनाउंसमेंट करी कि झुग्गी झोपड़ी का और डेमोलिशन नहीं होगा जब तक उनको कोई रिहेबिलिटेशन नहीं दिया जाए। इसके पीछे एक मकसद है, क्योंकि वो मुझे अभी पता चला है कुछ दिन पहले। दिल्ली में बिहार प्रांत के 23 लाख लोग रहते हैं। अब इनके एक बहुत बड़ा कुनबा अभी भी, इसमें 17-18 लाख लोगों का दिल्ली का ही वोटर लिस्ट है, लेकिन इन बिहार के लोगों का नॉर्मली अपने गांव देहात, अपने जिले में बहुत अच्छा रिलेशन और नेटवर्क अभी भी बरकरार है। तो ये लोग अपने इलाके में कोई दुष्प्रचार ना करे, इसलिए डर के मारे इन्होंने बिहार इलेक्शन तक ही इसको रोका है, ताकि यहां से कोई नेगेटिव मैसेज बिहार में इनके इलाके में ना जाए। क्यों? इसका कारण इसलिए मैं बोल रहा हूं, मैं रेखा गुप्ता जी की असेंबली में मैं घूम रहा था कुछ दिन पहले, तो मैं गया था एक बस्ती में, तो मुझे एक लड़का के पूछा कि भाई साहब आप यहाँ पे घूम रहे हो, तो उधर कौन आके सारे लोगों से सर्वे कर रहा है? मैंने कहा मैं तो सर्वे करने नहीं आया, मैं तो मिल रहा हूँ लोगों से। बोला नहीं, वहाँ पे 3-4 लोग आके पूछ रहे हैं कि आप जो पूछ रहे हो बिल्कुल वही चीज़ पूछ रहे हैं, कितने बिहारी है, क्या है, कितने घर है, ये सब पूछ रहे हैं, कौन से जाति का क्या है। तो मैंने कहा बुलाओ उनको, तो उनको बुलाया, तो पता चलो एक सर्वे एजेंसी है जो बीजेपी के लिए काम करती है। वो हर झुग्गी में जाके ये पता कर रहे हैं कि उस झुग्गी में कितने बिहार के लोग हैं, कितने पूर्वांचल के लोग हैं और कितने दूसरे समाज के लोग हैं, क्योंकि यूपी का इलेक्शन भी 2027 में आने वाला है। तो उनके पास पूरा खाका आ जाएगा कि कहाँ पे बिहार के कितने लोग हैं, क्या कितना पूर्वांचल के। तो दे आर सो स्मार्ट। तो वहाँ पे लोगों को थोड़ा ठंडा रखा है कि अभी नहीं तोड़ेंगे बोल के, और इधर पूरा उसका बौरा ले रहे हैं कि इसका तोड़ने से कौन से स्टेट में क्या प्रभाव जाएगा, उसके हिसाब से हम इसको तोड़ेंगे। इधर तो ये दिसंबर तक रोक देंगे ताकि इलेक्शन का रिजल्ट, अगर ये देखे कि पूर्वांचल के लोग भी बहुत है तो 2027 तक रोक देंगे। ये बंद नहीं हुआ है, ये रुका है, टेम्पोररीली रुका है। एक तो ये चीज, दूसरा चीज जागरूकता की बहुत कमी है। झुग्गी झोपड़ी में जो लोग रहते हैं, बार बार बोलने के बावजूद भी वो लोग ये समझ नहीं पा रहे कि ये देश उनका भी अपना देश है। वो हमेशा ये सोचते हैं कि हम यहाँ पे बाहर से आए हुए हैं, हमें तो कोई भी उठा सकता है। उनका ये दिमाग में 1% भी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के कानून के मुताबिक 30 साल से ऊपर जो लोग सरकारी ज़मीन में, 12 साल से ऊपर जो लोग प्राइवेट ज़मीन में बैठे हैं, उनको रिहेबिलिटेशन दिए बिना आप उनको अपनी जगह से हटा ही नहीं सकते हो। तो सबसे पहले तो लोगों को ये जागरूकता की ज़रूरत है कि ये आपकी जगह, यहाँ से आपको कोई नहीं हटा सकता, बल्कि आपके पास जो भी साधन हैं उसका जिम्मेदारी सरकार की है। आपके पाइपलाइन अगर टूटता है तो उसको ठीक करने की जिम्मेदारी लोकल काउंसिलर और लोकल जेई का है। आप ये नहीं कह सकते अरे हम तो यहाँ पे झुग्गी झोपड़ी में ऐसे ही बैठे हुए हैं, इलीगल है ये। उनके जैसे हमारे दिमाग में है ना कि झुग्गी झोपड़ी बोझ है, बहुत बड़े तबके झुग्गी झोपड़ी वाले के भी दिमाग में है कि हम लोग इलीगल है। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर वो लोग जागरूक हो जाते हम बहुत जल्दी आगे बढ़ जाते। तो सबसे पहले तो ये उन लोगों को सिखाना होगा या समझाना होगा कि कानूनी तौर पे कोई भी इलीगल नहीं है अगर वो 30 साल से ज़्यादा बैठा हुआ है तो, या प्राइवेट ज़मीन में। दूसरी बात, उनके भी एक वोट है और
कोठी में रहने वाले और मोदी जी का भी एक ही वोट है, वो ये भारत गणतंत्र का एक हिस्सा है। तो लोकल काउंसिलर से एक बड़े कोठी वाले जैसे बात कर सकते हैं, आपका भी अधिकार है और आपका उचित भी है आप वैसे बात करो, क्योंकि वो आपके प्रतिनिधि है, आपके मालिक नहीं है। वो अपने लोकल काउंसिलर को मालिक समझता है, एमएलए को तो भगवान समझता है, एमपी क्या है वो तो उनको पता ही नहीं है। ये भी डर उनके दिमाग से हटाना पड़ेगा। गणतंत्र हमारे देश में आया है बट वो आधा अधूरा गणतंत्र। तो हम लोग जो भी अवेयर है, आजकल सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है। दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी अगर ठीक हो, मैं यूरोप में जब था वहाँ पे भी ऐसे छोटे छोटे बिल्कुल पतली पतली गलियाँ हैं, बट दे आर सो डेवलप्ड, क्योंकि वहाँ पे भी जो श्रमिक क्लास है उनके भी अपने एरियाज़ होते हैं, वो बहुत छोटे छोटे जगह में रहते हैं, बट वो बहुत साफ़ सुथरा है, सिविक सारे एमिनिटीज़ उसमें हैं, उनके लिए सारे पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, सब कुछ है। हम भारत को, खास करके दिल्ली को वैसा क्यों नहीं बना सकते? आपके हाथ में कोई अगर छोटा सा दाग है, आप हाथ थोड़ी काट देते हो, आप उसको उपचार करते हो, आप वहाँ पे ऑइंटमेंट लगाते हो। ये कौन सी बात हुई भाई, गर्दन में दर्द हो तो गर्दन ही काट दो? ये जगह में गंदगी है, वो जागरूकता की कमी की वजह से है। मेट्रो रेल में कोई क्यों नहीं गंदा करता? इंडियन रेलवे स्टेशन में क्यों करता है? क्योंकि इंडियन रेलवे स्टेशन को सरकार साफ सुथरा रखने में नाकामयाब है। गंदे जगह में लोग ज्यादा गंदगी करते हैं। आप झुग्गी झोपड़ी को अच्छे तरीके से मेंटेन करो ना, देखो आपके कितने अच्छे मेंटेन होंगे हर जगह। पूरे दुनिया में आपके करोड़ों रुपए लेके एमएलए हर साल जाता है यूरोप और बाकी दूसरे देशों में देखने के लिए कि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। एक भी बंदे ने आज तक, मेरे पास जितने भी पुरानी रिपोर्ट है, एक बंदे ने भी बताया नहीं कि झुग्गी झोपड़ी को कैसे एक मॉडल झुग्गी झोपड़ी बनाया जाए। तो हम सारे लोगों को इसके बारे में थोड़ा जागरूकता फैलाना ज़रूरी है। हमारे घर में बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं, या दिन में हम कम से कम 4-5 लोगों से हर दिन मिलते हैं जो झुग्गी झोपड़ी या अनऑथराइज कॉलोनीज में मिलते हैं। देखिए, गांधी ने एक बात बोला है, जो समाज में परिवर्तन चाहिए वो खुद को करना है। अगर हम ये 5 लोगों से ही शुरू करें, इनको ही समझाना शुरू करें कि तुम समाज के ऊपर बोझ नहीं हो, तुम्हारा भाई उतना ही अधिकार है जितना मेरा है, हम अगर वहां से ही शुरू करें, मुझे लगता है हम बहुत अच्छे काम कर पाएंगे। बताइए। आप ये बोल रहे हैं कि उनके अंदर जागरूकता की कमी है, लेकिन अगर आप कोर्ट का ही देखें, मद्रासी कॉलोनी जो टूटी है, यहाँ पे 50 साल से लोग रहते हैं। वो कोर्ट के मद्रासी कैंप जो था 40 साल से रह रहे थे, क्योंकि वो मद्रासी कैंप था तो उनको तोड़ दिया, क्योंकि तमिलनाडु की टैलेंट नहीं, ऐसे सिर्फ एक ही जगह नहीं उठा है। इससे पहले भी इसी वजह से एक ही करती हूँ। हाँ, बताइए। कर देते हैं। और जो अभी जो चल रहा है, इसके पीछे भी हिस्ट्री है, ठीक है, वो हिस्ट्री हम नहीं भूल सकते, ठीक है, वो सही बात है। तो उसमें जो अपनी जिम्मेदारी जो इससे पहले की जो सरकारें रही हैं उसकी भी लेनी पड़ेगी। जैसे यमुना पुष्कर जो टुकड़ा था, और बस पूरा का पूरा जो उस समय गंवाना शुरू किया गया, और जैसे अभी भी जिनका नहीं हुआ है, अभी फैमिलीज हैं जो घर नहीं मिला, तो वो सारी बातें जो हुई वो मतलब वो हिस्ट्री है जो एक टेम्पलेट बन गया, एक लैंड एक्विजिशन का टेम्पलेट बन गया, और उसके बाद वो चीज़ चली जा रही है। आज जागरूक हैं, लेकिन शीला दीक्षित की सरकार भी जो थी उसके अंतर्गत कितना काम हुआ है, जितने झुग्गी झुग्गी वाले या फिर क्यों वो सारा जो तबका है उनका वोट आपकी तरफ, ये सब सवाल है, इनका भी तो जवाब देना ही पड़ेगा। मैं एक्चुअली आप थोड़ा सा लेट हैं, इसलिए मैंने पहले आते हैं नहीं, मैं उस टाइम बात बता रहा था कि ये जो झुग्गी झोपड़ी के साथ चल रहा है, इसमें हर व्यक्ति और हर पार्टी के योगदान है। किसी का 70% है, किसी का 5% है, किसी का 10% है। मैंने पहले ही बताया, मैंने कभी भी कोई एक पार्टी को इससे बिल्कुल बाहर नहीं रखा। लेकिन पहले जो नज़रिया था वो बहुत ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन था। पहले शीला दीक्षित ने अपने समय में कम से कम 85,000 फ्लैट्स बनाए थे। उन्होंने ड्यूसिप बनाया था, उन्होंने भी तोड़ा।
दिल्ली में जो इतने सारे फ्लाईओवर्स बने इतने, बिकॉज माई ओन मामा वाज दिल्ली PWD सेक्रेटरी SM मजूमदार, उनके समय ये पूरा डेवलपमेंट हुआ है। बट हमेशा गवर्नमेंट का ये प्रोसेस था कि कम से कम लोगों का इसमें जान माल के नुकसान हो, और उनको एक अगर कुछ ना हो तो एक थोड़ा बहुत मदद करा जाए। बहुत सारे लोगों का जब जहाँ पे मकान नहीं दिया गया उनको लोकल लीडर्स के तरफ से पैसा दिया गया, या बहुत कम लोग हैं जो लोग एकदम सब कुछ छोड़ के बैठे रहे, जिनको कुछ भी नहीं मिला, ना मकान मिला, ना पैसा मिला, ना कोई रोजगार का साधन मिला। अभी जो हो रहा है ना, ये ब्लैंकेट हो रहा है। मैं ये मानने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ कि पैम्फलेट, देखिए भारत में पैम्फलेट तो एकदम पहले से ही बना हुआ है, आज से नहीं, स्वतंत्रता से पहले से ये विस्थापन जो है वो तब से शुरू हुआ है। लेकिन आप कोई भी एक्शंस को कैसे देखते हो, कैसे उसको मल्टीप्लाई करते हो। करप्शंस पहले भी था, आपका ये जो गणतंत्र के ऊपर प्रहार जो वो भी पहले भी था। कांग्रेस ने भी बहुत सारे जगह में ऐसे काम किया है जो शायद उचित नहीं रहेगा, लेकिन उसका एक दायरा था। आप तो खुल्लम खुल्ला चल रहा है, मतलब उसके लिए लोग शर्माते भी नहीं है। वो तो उसमें क्या है ना, अभी तो लोग इसको अधिकार समझते हैं, बल्कि जस्टिफाई करते हैं। पहले होता था थोड़ा सा शर्मा के पीछे और एक दो लीडर्स की वजह से होता था, इंस्टीट्यूशनल अटैक नहीं होता था। अब क्या है, हाँ, कोर्ट भी वही बोल रहा है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी वही बोल रहा है, आपके ड्यूसिप भी वही बोल रहा है, एवरीबॉडी ऊपर से नीचे तक एक ही बोल रहा है कि झुग्गी झोपड़ी हटाओ। पहले ऐसा नहीं होता। बताइए।